Good afternoon, everybody. I am Harun. Welcome to my channel M Rahman class. Today, I want to discuss an important chapter, gravitation of class ninth. The different topics that are given in the books I have summarized here as I want to discuss 2-3 topics in one video to make the video not bit lengthy. Before going to discuss further, please hit the like button, press the bell icon, do share and comment. So first of all, introduction to the gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि उन सारे चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है जिसमें मास होता है। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, हर एक चीज़, चाहे हमारे हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो या फिर हम अगर स्काई में देखें तो वहाँ पर स्टार्स है, सन है, मून है और भी बहुत सारे बॉडीज हैं, सब में मास होता है। एवरीथिंग, इन सब के अलावा भी जो सब चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब में इवन जिस चीज़ को हम लोग फील नहीं भी कर सकते, फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर भी मास होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है उस पर ये फोर्स अप्लाई होता है, उस पर ये फोर्स एप्लीकेबल होता है और वैलिड होता है। लेकिन चूंकि ये फोर्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ज़्यादा इसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज और मास ज़्यादा होता है वहाँ पर इस फोर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेवल पे हम लोग इस फोर्स को रियलाइज नहीं कर सकते, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो सब ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक नेचर का होता है। इसका कंपैरिजन हम लोग करें तो न्यूक्लियर फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स वीक होता है। ओके, हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस हमारे अर्थ में, टाइड्स का फॉर्मेशन, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बैठे रहना या खड़े रहना। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है वहीं पर स्थिर है, वहीं पर रुकी हुई है, तो यह सारी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो हो रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये सब तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई फल है, पत्ता है, वो अगर गिरता है तो वो अर्थ की तरफ गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। न्यूटन के सर पे सेब भी गिरा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसके अलावा फ्लो ऑफ रिवर और भी बहुत सारी चीज़ें, रेन का फॉल होना। तो अब ये सारे जो मोशंस हम लोग देख रहे हैं वो किसी न किसी फोर्स की वजह से होते हैं, तो ये सारे चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशन भी एक तरह का वीक फोर्स है। तो फोर्स का अगर हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन करें तो फोर्स 2 टाइप के होते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या सरफेस, उसको हम लोग सरफेस फोर्स भी कहते हैं, जो तब एक्ट करता है जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, जैसे प्रेशर। नॉन कांटेक्ट फोर्स या बॉडी फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब इसमें बॉडी के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, ये कांटेक्ट में भी काम करेगा और नहीं कांटेक्ट है तब भी काम करेगा। ओके, ये पूरे बॉडी के वॉल्यूम पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जो बहुत सारे मासेस से मिलके बनी है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, तो वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे उसका फोर्स काम करेगा। ओके, और ये किसी सेपरेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि वो फोर्स का काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं। सेपरेशन पे भी ये फोर्स काम करेगा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल वो हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब हमने डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी क्या होती है? एक्चुअली इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
दैट द अर्थ exert on every other object। तो ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी सर्टेन फोर्स से, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट का मास काफ़ी कम है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग खुद हो गए, हम हो गए, आप पर ये जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इन सब का जो मास है वो काफ़ी कम होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसकी जो वैल्यू आएगी, उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो भी नेग्लिजिबल आती है, इसलिए उसका हम लोग कोई इफेक्ट नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर हमारे सामने कुछ ना कुछ दो मासेस रखे होंगे, लेट्स से हमारे पास दो स्टोन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, उसका मास m1 है, एक का मास m2 है। तो इस यहाँ पर जो फोर्स होता है उसको हम लोग रेट करते हैं FAB, यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एंड स्टोन B पे जो फोर्स लग रहा है वो FBA हो गया, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये 16th-17th सेंचुरी में न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कुछ फोर्स से। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ये लैपटॉप रखा है या मोबाइल रखा है, वो हमको खींच रहा है, हम उस चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी मेरा मास और उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम दोनों का मास जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और हम दोनों के बीच की जो दूरी है मेरे बॉडी के सेंटर से, और जो बॉडी हम कुछ भी देख रहे हैं हमारे सामने जिसपे हम उस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस बॉडी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में जितनी ज़्यादा कमी रहेगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, या जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतना कम फोर्स लगेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू पुट किया। अब ये जो G कांस्टेंट है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ओके, G का अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो G को हम लिख सकते हैं F_r² अपॉन में m1 m2 हो गया F_r², यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग मास की वैल्यू 1 kg रख देते हैं, एक बॉडी की मास 1 kg, दूसरे बॉडी की मास 1 kg, और उन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर रख देते हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी वो G के वैल्यू के बराबर आएगी। मतलब ये हुआ कि ये दो ऑब्जेक्ट है A एंड B, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का है, इन दोनों का मास 1 kg है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन आएगी। तो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन में r², ये पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये G की वैल्यू जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आई है, इसको एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था। इस एक्सपेरिमेंट में दो बॉल को लटकाया गया, गोल्ड मासेस, दो गोल्ड बॉल्स को लटकाया गया। उसके बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता था, उन दोनों के बीच का फोर्स पता था, उन दोनों का मासेस पता था हमें। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने पे G की वैल्यू ये आती है। सो ये सब यूनिट की बात कर ली। अगर हम यहाँ पर R को 2R कर दें, यानी पहले जो डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको हम डबल कर देते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और फिर अगर पहले जो ऑब्जेक्ट R है उसको हम आधा कर दें, यानी
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को और रिड्यूस कर दें 50%, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो 400 टाइम्स या 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. सो फॉर आई थिंक I had discussed for this video. I will discuss the next video of planetary motion, Kepler's law of planetary motion, and how the Newton guessed the inverse square law F is proportional to 1 by r square. I will discuss in next video. Thank you. Please like and subscribe.